हम लोग जो है 12.11 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लास्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे थे तो कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, जिसके कारण पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के चलते। तो अब हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे आज। तो उसका क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 12.8। ठीक है, लेक्चर नंबर 12.8 में जो है इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन देख लेंगे। और बाकी एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन 12.11। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे एक्सरसाइज में, और उसी को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया है C8H16O2 है, और इसको वहाँ पर A कहा गया है। इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी डाइल्यूट H2SO, इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे। डाइल्यूट हाइड्रोलिसिस के साथ जो है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो कहता है कि बनता क्या क्या है। कहता है कि जब हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसको उन्होंने B कहा। और क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, इसको उन्होंने C कहा। ठीक है, तो किसी चीज़ को हाइड्रोलिसिस करें और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए और साथ में एल्कोहल भी बनाए, ये दो प्रोडक्ट देने वाला एक ही कंपाउंड हो सकता है, वो ईस्टर है ना। तो अगर ये है ना, सो सिंस C8H16O2 undergoes hydrolysis and forms carboxylic acid and alcohol, that means A is nothing but ester। इसका मतलब क्या है? A is nothing but, therefore A is nothing but it's a ester। एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जो A है ना, ये ईस्टर है। C8H16O2 जो है ईस्टर है, एक चीज़ ये पता चल गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा चीज़ क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन ऑफ C। ऑक्सीडेशन ऑफ C क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है क्रोमिक एसिड के साथ। ठीक है, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कर देता है B, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड B में प्रोड्यूस है। अल्कोहल C को अगर ऑक्सीडाइज कराया गया है क्रोमिक एसिड के हेल्प से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? एल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब एल्कोहल में जितना कार्बन है उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन है। एल्कोहल में जितना कार्बन है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उतना ही कार्बन है। ठीक है ना। सो सिंस एल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन and get converted into carboxylic acid, और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। thus alcohol C as well as carboxylic acid B has equal has same number of carbon, same number of carbon, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा।
बी और सी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्सन होता है तो कार्बन चेन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, ठीक है। इसलिए कार्बन चेन में ना तो इंक्रीज होना है ना डिक्रीज होना है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कि अल्कोहल सी, अल्कोहल जिसको कि सी कहा गया है, जिसको डिहाइड्रेशन कराया जाता है, ठीक है। इसका जब डिहाइड्रेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, ब्यूट 1 ENE, क्या बनता है, ब्यूट 1 ENE, ये बनता है। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराएगा तो ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 1 ENE का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन है। अल्कोहल से जब डिहाइड्रेशन करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जितना कार्बन है उतना ही कार्बन होगा अल्कोहल में, ठीक है। 10 सिंस अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस ब्यूट 1 ENE, thus alcohol contains 4 carbon, thus alcohol contains 4 कार्बन, ठीक है, क्योंकि ब्यूट 1 ENE में 4 कार्बन है, इसलिए अल्कोहल में भी 4 कार्बन होगा। तो हमको पता चल गया कि अल्कोहल में 4 कार्बन है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अल्कोहल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड है सेम नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 4 कार्बन है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट से प्रूव हो गया ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 4 कार्बन है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, नाउ वी गेट, ठीक है, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैज 4 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के पास 4 कार्बन है, ये पता चल गया। तो इसलिए अब हमको बी का स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी इक्वल टू 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल गया, तो इसलिए बी का आंसर मिल गया। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, यानी बी जो है पता चल गया कि ये आइडेंटिफाई करना था ना, ये बी एंड सी, तो बी का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये जो है ब्यूटेनॉइक एसिड है, ठीक है। उसी तरह से अब सी देखेंगे, सी में क्या कह रहा है, हम पता लगा लिए हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैज 4 कार्बन, दोनों में 4 कार्बन ही है, तब अल्कोहल में भी 4 कार्बन ही रहेगा, इसलिए 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ठीक है। तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल हो गया। कौन सा अल्कोहल है, 1 2 3 4, ब्यूट 1 ऑयल, ब्यूटेनॉइक एसिड मिला और ब्यूट 1 ऑयल, ये 2 प्रोडक्ट मिल गया, ए एंड बी पता चल गया, ठीक है। तो अब ए भी पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है इसी दोनों का ना ईस्टर है, तो ईस्टर जो बनेगा, ईस्टर के कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो H होगा यहाँ से हट जाएगा और उसके जगह पर ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अब हम लोग ईस्टर का भी लिख देंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ईस्टर है, ये पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर ए क्या होगा,
है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए, देयरफॉर ए क्या होगा, ए है C8H16O2, ठीक है, और ये ईस्टर है, ठीक है, पता चल चुका है ईस्टर किसका है, इसी दोनों का है ना। तो पहले ये लिखेंगे हम, ब्यूटेनाइक एसिड का हिस्सा लिखेंगे पहले, 3 हो गया, और ये चौथा, 1 2 3 चौथा, ठीक है। अब ये H हट जाएगा ब्यूटेनाइक एसिड का, ये H हट जाएगा और उसके जगह पर ये पूरा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, 1 2 3 4 का, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ये क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटेनॉइड, ब्यूटाइल, ब्यूटानॉइड, ब्यूटाइल ब्यूटानॉइड, यही हमारा फाइनल ईस्टर है। अब कहता है कि इसका जो है अब केमिकल रिएक्शन भी लिखिए। आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, A B C सबका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसका बोल रहा है कि कैसे कैसे कौन केमिकल रिएक्शन है उसको लिख डालिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन लिखेंगे सब जगह, तो जो पहले लिखा हुआ है आंसर वो सब मिटाएंगे तभी ना लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा ईस्टर क्या था, हमारा ईस्टर क्या था, CH3 CH2 CH2 COO, CH2 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 CH3, यही ईस्टर था, यही ईस्टर था। और ये इसका हाइड्रोलिसिस अब होगा, डाइल्यूट H2SO4, ये हो गया हमारा A, डाइल्यूट H2SO4। क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो क्या बनेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3 CH2 CH2C, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, यानी ये B बन गया, और साथ में C भी बनेगा जो अल्कोहल होगा, ये हिस्सा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, ये हो गया C। तो पहला रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन लिखा गया, क्लियर। अब जो है दूसरा रिएक्शन यहाँ लिखेंगे, दूसरा रिएक्शन यहाँ लिखाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होगा और लिखाएगा CH3 CH2 CH2 C, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन लिखाएगा, और फाइनल यहाँ पर तीसरा रिएक्शन लिखाएगा, अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा,
और वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ब्यूट 1 ये नहीं बना, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हो गया ब्यूट 1 EH, ये हो गया ब्यूट 1 EH, ठीक है। ये सारा केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12.1 को सॉल्व कर दिया। ये आपका आंसर हुआ। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ओके ओके। अब यहाँ पर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब यहाँ दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, और ये हो गया मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 प्रोडक्ट है, चारों को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। और किसके साथ रिएक्टिविटी देखना है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड का क्या होता है? एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, किसमें सबसे कम होगा, किसमें ज़्यादा होगा, ये अरेंज करना है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंड करता है इस केस में, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पर होता है और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करेंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस को देखेंगे, ठीक है। इस दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो ये पता चलता है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड का सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होता है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होता है ना हाइड्रोजन साइनाइड का, वो किसके साथ होता है? एल्डिहाइड के साथ होगा। जब एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइड के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है और कीटोन के साथ कम रिएक्टिविटी होता है। तो इसमें एक ही एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, और बाकी सारे कीटोन है, ये तीनों कीटोन है। इसका मतलब इस तीनों कीटोन का रिएक्टिविटी इससे तो कम ही है, यानी यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को हम लोग जो है सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इन सारे का स्ट्रक्चर लिख लें तो हमको पता चल जाएगा कि किसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है ना। तो सबका स्ट्रक्चर हम लोग पहले लिख लेते हैं, तब हमको पता चल जाएगा कि इसका रिएक्टिविटी कितना होगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का सबसे पहले लिखते हैं, ये हुआ एसिटाल्डिहाइड का, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। जैसे लिखा हुआ है हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये एसिटाल्डिहाइड है, उसके बाद एसीटोन है, ये हो गया हमारा एसीटोन, ठीक है। ये हमारा जो है एसीटोन है। उसके बाद डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है, डाई टर्शियरी, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है, डाई टर्शियरी है, यानी दो टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल इसमें दो है ना, डाई मतलब दो, टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब दो टर्शियरी ब्यूटाइल है, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल इधर भी है, यानी इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, हो गया। ये कार्बन है ना, इससे 3 1 2 3 ये फंक्शनल ग्रुप है, और जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया टर्शियरी, हो गया ये वाला, ठीक है। CH3 CH3 CH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल हो गया। टर्शियरी इसलिए है क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। ये कार्बन का बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इसका इसके साथ बोल रहे हैं 1 2 3, तो डाई टर्शियरी बोल रहा है, तो इधर भी होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। इधर भी हो गया, ये हो गया डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। मिथाइल, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। तो एक तरफ मिथाइल हो गया और दूसरे तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। ये हो गया मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। तो सारे का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया।
और सबका नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 नंबर बना देते हैं, इसको 2 नंबर लिख देते हैं, इसको हम लोग 3 नंबर लिख देते हैं और इसको हम लोग 4 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखेंगे। अब इसमें ज़रा देखिए, ये एल्डिहाइड है और बाकी कीटोन है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये होगा, यानी ये सबसे लास्ट में लिखा है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा सबसे ज़्यादा इसी का है, हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ये बाकी बच गया कीटोन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसलिए है, इसमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ एक ही तरफ है ना, एक ही यही इंडक्टिव इफेक्ट है, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दोनों तरफ है, प्लस आई इफेक्ट इसमें एक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ है, इसमें प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ है। ठीक है ना, प्लस आई इफेक्ट मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई किया, इधर भी, ये भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस कार्बन पर बढ़ेगा तो एडिशन होना मुश्किल होगा ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है 2 ठो, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है 2, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट एक ही है। तो ज़्यादा इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट होने पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी ये सब में तो 2 इंडक्टिव इफेक्ट है। तो फिर हम दूसरा ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया। ठीक है, अब जब हम इस कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में तो पता चल गया कि एल्डिहाइड में जो है, एसिटाल्डिहाइड में एक ही प्लस आई इफेक्ट है और इन सारे में 2 प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए इन सब का रिएक्टिविटी इस एल्डिहाइड के, इस एसिटाल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, ये पता चल गया, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसी का होगा। ठीक है, तो अभी इस तीनों में हमको देखना होगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, तीनों कीटोन में। तो तीनों कीटोन में तो इंडक्टिव इफेक्ट सब में सेम दिख रहा है कि 2 इंडक्टिव प्लस 2 प्लस आई इफेक्ट है दोनों तरफ से, तो वो इक्विवेलेंट है लगभग। तो अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल की ग्रुप कितना है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का वेरिएशन नहीं है, इस तीनों में सेम है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज़्यादा है। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें अटैकिंग रिएजेंट अटैक ठीक से नहीं कर पाएगा और उसकी एक्टिविटी सबसे कम होगी। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो बल की ग्रुप है इसमें बड़ा ग्रुप दोनों तरफ, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इधर भी टर्शियरी बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल होगा, इस कार्बन पर अटैक करना बहुत ही सबसे मुश्किल होगा। इसमें एक तरफ बड़ा ग्रुप है, एक तरफ छोटा ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इसमें आसान हो जाएगा अटैक करना। ठीक है, और इस केस में दोनों तरफ छोटा ग्रुप है, इधर भी CH3 है, इधर भी ग्रुप, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें आसान होगा अटैक करना। यानी इस तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, इस तीनों में सबसे कम रिएक्टिव ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टेरिक इफेक्ट इसमें है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट इसी में है, सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप इसी में है, बड़ा ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इसी में है, इसलिए अगर तीनों कीटोन में हम कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन में, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप जो है छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इसका रिएक्टिविटी मॉडरेट होगा। ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिविटी इसका होगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी ये है, यानी थर्ड का रिएक्टिविटी जो है सबसे कम होगा, और थर्ड से ज़्यादा रिएक्टिविटी फोर्थ का होगा। ठीक है, और फोर्थ से ज़्यादा रिएक्टिविटी 2 का होगा। ठीक है, और 2 से भी ज़्यादा हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो है एल्डिहाइड है। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो गया। ओके, तो इसमें हमने कौन सा फैक्टर कंसीडर किया, प्लस आई इफेक्ट। आपको जब एक्सप्लेन करने कहा जाएगा तो ये 2 चीज़ कंसीडर करोगे, एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 2 फैक्टर के से हमने एक्सप्लेन किया रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
तो आप इस दोनों फैक्टर को इंडिकेट करके जब भी कहा जाएगा एक्सप्लेन करने तब तो आपको लिखना पड़ेगा कैसे आपने किया है। तो इस दोनों फैक्टर को कंसिडर करके जैसे हमने आपको समझाया है उसी तरह से लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी क्या है? एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को हमको कंपैरिजन करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखा जाता है कि जो H+ जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक है, और जो H+ लेट से रिलीज करेगा, डिफ़िकल्टी से रिलीज करेगा, वो कम एसिडिक होगा। तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक हो सकता है, कौन सबसे कम है। अब देखिए इसमें ये सब हेलो एसिड है ना, यहाँ पर जो है अल्फ़ा कार्बन पर जो है ब्रोमीन है, इस कार्बन पर ना ब्रोमीन है ये, ठीक है। इस कार्बन यानी सेकंड कार्बन पर है, इसमें ब्रोमीन जो है थर्ड कार्बन पर है, इसमें कोई ब्रोमीन नहीं है, इसमें भी कोई ब्रोमीन नहीं है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक तो +I इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा होता है कि उससे जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर देखते हैं कि जो ग्रुप अटैच्ड है ना, वो किस पोजीशन पे, अल्फ़ा कार्बन पर है, बीटा कार्बन पर है, गामा कार्बन पर है या डेल्टा कार्बन पर है, ये देखना पड़ता है। ये सारे 4 चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। क्या क्या कंसिडर करेंगे? +I, ठीक है। क्या क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? +I इफेक्ट। उसके बाद जो है दूसरा कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। दूसरा होगा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और तीसरा होगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये 3 फैक्टर को हमको कंसीडर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब आते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CHBr COOH, CH3 CH2 CHBr COOH, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते हैं CH3 CHBr CH2 COOH, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे CH3(2), मतलब 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे। उसके बाद क्या है? CH, और उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और उसके बाद एक और बच गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये बच गया CH3 CH2 CH2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है। इतने तरह का एसिड है और सबको हम नंबरिंग कर लेते हैं। H बैठाना है बैठा सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ H बैठा देंगे, स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको जो है 4 मान, यहाँ लिख देते हैं 4, और इसको हम लोग 4 मान लेते हैं।
ठीक है, तो ये चारों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें से ये ब्रोमीन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट है इसका, ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, +I इफेक्ट दे रहा है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप कितना हो रहा है का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी देख रहे हैं, तो सिर्फ जो है अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर सिंगल इंडक्टिव इफेक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अब है कि ये तो एसिड है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, सब में 4 कार्बन है। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे, ये देखो 4 नंबर, ठीक है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर जो -I इफेक्ट ये दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एक ब्रांचिंग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से, इधर हो गया हमारा CH3 और यहाँ पर एक ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ये एक इंडक्टिव इफेक्ट ही एक्स्ट्रा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, ब्रांच होने की जगह से -I इफेक्ट बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो H+ को रिलीज करना डिफिकल्ट होगा। ये चीज़ तो कंफर्म है कि इस दोनों में ब्रोमीन आ गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गया, इस दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इस दोनों से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो हेलोजन आ गया, इसमें हेलोजन ग्रुप आ गया, इसमें भी हेलोजन ग्रुप आ गया। तो हेलोजन ग्रुप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट देगा, अपने तरफ -I इफेक्ट दे रहा है ना, ये -I इफेक्ट दे रहा है, -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, जिसके चलते कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इस दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ तो इस दोनों से ज़्यादा है ही, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसके चलते H+ को रिलीज करना डिफिकल्ट है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट एक ही अल्काइल ग्रुप के चलते हैं, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट दो अल्काइल ग्रुप के चलते हैं, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है, तो दो अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट डबल इफेक्ट हो गया, यहाँ पर डबल इफेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वह जो है ये क्या दे रहा है, +I इफेक्ट, ये भी दे रहा है +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा है इंडक्टिव +I इफेक्ट, इसमें एक ही +I इफेक्ट है, इसमें दो +I इफेक्ट हो गया, एक इधर से एक इधर से दो जा रहा है, तो डबल हो गया। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, इससे भी कम हो जाएगा। ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ तो इस दोनों से ज़्यादा है, तो पहले तो डिसाइड करें कि इसमें कौन कम और कौन ज़्यादा है। तो सबसे कम किसका होगा, क्योंकि इसमें दो +I इफेक्ट, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इसमें तो अल्काइल ग्रुप का एक ही चेन है, तो एक ही इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। इसमें इंडक्टिव +I इफेक्ट उसमें बढ़ गया है, इसलिए उससे कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इसको क्या माने हैं, 3 नंबर, इसको क्या माने हैं 3 नंबर, यानी 3 नंबर का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, कौन सा है वो, 4th नंबर, ठीक है। अब ये दोनों जो है इस दोनों से तो ज़्यादा है, अब इस दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, अब ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। इसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो बीटा कार्बन पर है, इससे डिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें जो हेलोजन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। इसमें क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, यहाँ बीटा कार्बन पर हेलोजन ग्रुप है, तो इससे दूरी ज़्यादा हो गई। इसमें देखिए अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन है,
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए H+ को ये बहुत जल्दी रिलीज करेगा इसके कंपैरिजन में, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यानी 4th के बाद सेकंड आएगा, ठीक है। और सेकंड के बाद जो आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ओके। अब ये क्वेश्चन है सी नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज। गिवन प्रॉपर्टीज क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ये सारा है दिया हुआ है, इसको हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ का दिखाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ये 3 चीज़ कंसिडर करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये 3 चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखते हैं बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड है, इसी का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। दूसरा है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हो गया 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसके बाद कहता है 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर 3,4 डाइनाइट्रो, 3 पर हुआ नाइट्रो ग्रुप, 4 पर हुआ नाइट्रो ग्रुप, कॉमा, उसके बाद है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पर हो गया 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये चारों है, इसी को कंपैरिजन करना है। इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, ये चारों जो है आपस में इसको कंपैरिजन करना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है और किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट। तो सब में जो है ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट का यहाँ रोल नहीं है, सब में प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दोनों ही देखेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो प्लस आई इफेक्ट देने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, कोई नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट। ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों जो है माइनस आई इफेक्ट है। ये जो NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, यानी प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। और इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट देगा, इसमें कुछ भी नहीं। ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड के स्ट्रेंथ को ये कम कर देता है, यानी ये दोनों तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया, इसका मतलब है इस दोनों से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस दोनों का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। जबकि इसमें कोई एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला ऐसा कोई एजेंट नहीं है। मतलब हुआ कि इससे भी कम हो गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, ठीक है। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? 4, और उससे ज़्यादा होगा फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कोई नहीं है, इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई, इसलिए ये
इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो गया। ये ऑर्डर तो पता चल गया। अब ये सेकंड और थर्ड में देखते हैं कि ज़्यादा किसका होगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इसमें 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप 2 है, यानी -I इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, इसमें -I इफेक्ट कम है। तो -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये जो है ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और ये कम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, उससे कम एसिडिक, ठीक है। इसमें एक ही -I, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हो गया सेकंड और सेकंड से भी ज़्यादा हो गया थर्ड, यानी थर्ड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट 2 है और इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।